पास आता है पर्सन, कोई है ऐसा जो जा रहा है किसके लिए, पर्सन कहाँ जाएगा, पर्सन के पास है एक डॉक्यूमेंट, एक पर्सन है जिसके पास है एक डॉक्यूमेंट और वो जा रहा है कहाँ पर स्टूडेंट, रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन कहाँ कराओगे, अथॉरिटी। हमारा जो प्रोसीजर है हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं, ऐसे कौन कौन से सेक्शंस हैं जो हम लोग इस चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं, बस ऐसे समझना। ओके, अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि जब भी आप प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करोगे तो पहले ये देखो कि प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कौन कराएगा, सबसे पहला पॉइंट तो यही है ना, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन। चलो स्टूडेंट, प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए पर्सन कौन जाएगा फॉर रजिस्ट्रेशन, इसके लिए सबसे पहली चीज है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए कौन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आप क्या कह रहे हो, हु। अब हु में देखो कौन से सेक्शन इन्वॉल्व है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा सेक्शन है स्टूडेंट, सेक्शन नंबर, हमारी शुरुआत यहीं से होती है, यानी हम थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे, आगे पीछे कर। द पॉइंट इज कि रजिस्ट्रेशन के लिए कौन जाए, क्या मैं जा सकती हूँ, क्या आप जा सकते हो, दैट इज अ पॉइंट। अब देखो जब आप सेक्शन नंबर 32 पढ़ोगे ना बच्चों, तो वो ये बताएगा आपसे कि देखो हमेशा याद रखो, रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी जाए वो सिर्फ वही पर्सन जाए जिसने डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किए। कोई क्वेश्चन होना चाहिए यहाँ पे, सिंपल है। इसका मतलब क्या है, मैं क्या बोलूँ, सबसे पहले कौन जाए, एग्जीक्यूटर जाए, जिसने डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किए। ये कौन सा सेक्शन बता रहा है, 32। अब देखो मान लो ऐसा सिचुएशन हो जाए कि वो ना जा पाए, तब कौन जाए, तो सेक्शन नंबर 32 बच्चों आप लोग को पूरी एक लिस्ट बता रहा है कि कौन कौन और जा सकता है। मान लीजिए एग्जीक्यूटर बीमार है, ही इज इल, नहीं जा सकता, तो क्या वो किसी और को दे सकता है, उसने उस डॉक्यूमेंट में जिसको राइट दिया होगा, क्या वो जा सकता है बच्चों, पेमेंट जा सकता है, ठीक है। अब सपोज करो अगर मैं आपको, हमारे और आपके बीच कोई डिस्प्यूट था प्रॉपर्टी को लेके, और वो डिस्प्यूट कोर्ट चला जाता और कोर्ट फाइनली आपके फेवर में डिसीजन दे देता और कहता कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, राइट। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि आप डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन कराओ, ठीक है ना, अभी डिस्प्यूट था आपने नहीं कराया। जैसे ही कोर्ट ने डिक्री पास कर दी और बोला कि फातिमा इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, मैम इज नॉट, हालांकि ये दुख की बात है, बट द पॉइंट इज कि जैसे ही आपके फेवर में डिक्री आ गई, डिक्री इज अ फ्रूट ऑफ द जजमेंट, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड, जजमेंट इज नॉट द फ्रूट। जजमेंट में कोर्ट बहुत कुछ बातें बताता है, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, इन्होंने पेमेंट किया राइट टाइम पे फॉर रीजंस, डिक्री इज द फ्रूट। वही डिक्री है फातिमा लेके जाएगी कहाँ पर, सब रजिस्ट्रार के पास, बोलेगी कि देखिए ये प्रॉपर्टी मुझे रजिस्टर कराना है, कोर्ट सब रजिस्ट्रार बोलेगा तुम कौन, एग्जीक्यूटर तो मैम है ना, इसका मतलब क्लेमेंट में वो पर्सन आ जाएगा जिसके फेवर में डिक्री एग्जीक्यूट हुई है। सेक्शन नंबर 32 आपसे बिल्कुल साफ बताता है, अगर आपको मेरा बिलीफ नहीं तो 32 में चेक कर सकते हो, ठीक है। हाँ, क्योंकि एक लॉ का स्टूडेंट कभी किसी पे यकीन नहीं करना चाहिए, द बेस्ट थिंग इज योर लॉ। तो अगर हम 32 देखें, आप लोग ओपन करके बैठो सेक्शन नंबर 32, सब समझ में आएगा। एग्जीक्यूटर जाएगा, क्लेमेंट जाएगा जिसके फेवर में डिक्री हुई है बच्चों, और कौन जाएगा, या फिर अगर मैं आपसे बोलूं के अलावा मैं बीमार हूं, मैं किसी को असाइन कर दूं तो क्या वो जा सकता है, इसका मतलब रिप्रेजेंटेटिव भी जा सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। आप एक चीज मुझे बताओ, ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो मुझे बताएगा कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन सीपीसी में कहाँ दी, क्लास 11 सही पहुंचे, अब 12 में मीन प्रॉफिट है, राइट, वेरी गुड, तो आप बिल्कुल सही पहुंचे हो। 11 सीपीसी में दिया है रिप्रेजेंटेटिव, इज इट फाइन, दीक्षा, अनुभव, काव्या, मृत्युंजय, एवरीबॉडी, तो ये सब वो लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं। और अभी से ध्यान रखना क्योंकि डीजीएस में जो मेंस की प्रॉब्लम आती है उसमें यही कह देंगे, और मैं अभी आपको जस्ट इसी के बाद बताऊंगी कि अगर कोई ऐसा पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए चला जाए जो इसमें नहीं दिया है, तो आपको पता है रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं, दोबारा आपको मौका मिलेगा री रजिस्ट्रेशन। आगे एक सेक्शन पढ़ेंगे, आप एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है कि अगर कोई ऐसा पर्सन डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करा ले जो ऑथराइज नहीं है, तो वो डॉक्यूमेंट दोबारा रजिस्टर होगी। और दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास एक प्यारा सा सेक्शन भी दिया गया है 23A, अभी हम आगे उसको पढ़ेंगे, री रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो ये इसको जस्ट उल्टा कर दो,
32 है ना, 23 कर दो और एक कैपिटल लगा दो कि अगर इनमें से कोई नहीं होगा तो वही री रजिस्ट्रेशन होगा। चलो, और भी कोई हो सकता है बच्चों क्या रिप्रेजेंटेटिव के अलावा? हाँ, एजेंट भी हो सकता है। ये एजेंट कौन है बच्चे? हु इज एजेंट? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो बहुत सारे एजेंट पड़े, ये वो एजेंट कोई नहीं है। ये एजेंट है एजेंट ऑफ, वेरी गुड श्रेया, पावर ऑफ अटॉर्नी। यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी में जो पर्सन होता है, जो एजेंट होता है, वो भी रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकता है। तो ये वो लोग हैं बच्चों जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे। हम इन दोनों के लिए कुछ सेक्शंस पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं 32 और इसमें पढ़ते हैं 33। ऑलराइट, याद रहेगा। हमारा एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ, अधूरा सॉल्व हुआ है, कुछ और भी रह गया है। एक चीज और है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि मान लो मेरी प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज होती जो कि विल होता। विल को बच्चों अलग रखना, विल का रजिस्ट्रेशन कौन करा सकता है? विल को लेके पूरे रजिस्ट्रेशन एक्ट में अलग ही प्रोविजन दिए हैं। विल को डिफाइन अलग किया गया, विल को रजिस्टर करने का टाइम भी एकदम फ्री, जब चाहो जब करा लो। यही दिया था ना, लास्ट क्लास से पढ़ा था। रजिस्ट्रेशन ऑफ विल के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है, जब चाहो जब करा लो। इसी तरीके से विल को रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पर्सन भी ऑथोराइज नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक अलग से इनके लिए सेक्शन दिया है। प्लीज नोट डाउन द सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 40। सेक्शन नंबर 40 में एक लिस्ट दी गई है कि कौन कौन बिल को रजिस्टर करा सकता है। ठीक है, यहाँ तक बच्चों किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताओ। एनी क्वेश्चन?